हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू अवर चैनल बी स्टडी ऑटिक। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं MGPE 011 के प्रीवियस क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और इसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर आपको इन सभी वीडियोज़ की फ्री PDF अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि MGPE 011 के टोटल 2 पार्ट आएंगे, जिसमें हम करने वाले हैं प्रीवियस क्वेश्चन, यानी कि पिछले 5 साल के क्वेश्चन जिनको हमने यूनिट वाइज डिवाइड कर लिया है। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। तो अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं आज तक, इन द सेंस कि अभी तक मतलब है ना, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बाहर से आया हो। इसीलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, दोनों पार्ट देखने हैं, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है अपने कॉलेज ग्रुप्स और फ्रेंड सर्कल। ठीक है, चलो वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हो सकता है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम मिले, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में कुछ टर्म्स चेंज कर दें। तो पहले टाइम लेके क्वेश्चन को देखो कि क्या क्वेश्चन डिमांड रख रहा है, उसके बाद ही उसका आंसर लिखना शुरू करना। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले 5 मिनट का टाइम लेके पेपर पढ़ो और 5 ऐसे क्वेश्चन निकालो जिसको आप 4, 4.5 या 5 पेज के अंदर लिख सको। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप जल्दीबाजी में क्वेश्चन देख लो कि अच्छा ये आता है और 2.5 पेज लिख के फिर आप उसको छोड़ो। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन सिक्योरिटी। बात करते हैं ह्यूमन सिक्योरिटी के बारे में और उसके वेरियस डायमेंशंस के बारे में। अब पूरी वीडियो में आपको बने रहना है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस बाद आपको लगे कि मैम ये तो ह्यूमन सिक्योरिटी चलता जा रहा है। तो देखो बुक ही वही है ना, मेन टॉपिक ही वही है, तो हर चीज़ हम यहाँ से इससे जुड़ी हुई ही पढ़ेंगे। चीज़ें काफ़ी रिपीट होंगी, तो जल्दी जल्दी आसान भाषा में कवर कर लेते हैं। ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, उसके पहले समझो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का मतलब हमें क्या पता है कि जब आपके जो बॉर्डर्स हैं स्टेट के, उन पे हम फोर्सेस खड़ी करते हैं या फिर हम उनकी सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान देते हैं। तो बेसिकली ये आता है ह्यूमन सिक्योरिटी के अंदर, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के अंदर। ठीक है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी फोकस करता है सिर्फ बॉर्डर्स या स्टेट को प्रोटेक्ट करने के ऊपर। ह्यूमन सिक्योरिटी में हम पूरा ओवरऑल एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट, उसकी सिक्योरिटी, उसकी सेफ्टी के ऊपर ध्यान देते हैं। ठीक है, उसकी फ्रीडम को इंश्योर करते हैं। सो ह्यूमन सिक्योरिटी मीन्स प्रोटेक्टिंग पीपल फ्रॉम सीरियस थ्रेट टू देयर लाइफ, वेलबींग एंड फ्रीडम। Unlike traditional security that focuses only on protecting borders on states, ह्यूमन सिक्योरिटी फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल्स। मीनिंग क्या है ह्यूमन सिक्योरिटी का? अभी हमने पढ़ा है कि ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब है कि यहाँ पे आप लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड कराते हो, उनको वायलेंस से बचाते हो, पॉवर्टी से बचाते हो, गरीबी से, भुखमरी से, किसी बीमारी से, किसी आपदा से, यानी कि डिजास्टर से बचाते हो। तो ये होता है ह्यूमन सिक्योरिटी। ठीक है, जिससे कि लोग अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी सके और अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सके। अब इसके अंदर 2 तरीके की प्रोटेक्शन आती है। एक होता है कि आप इमीडिएट डेंजर से लोगों को बचा रहे हो, और एक होता है कि आप लॉन्ग टर्म लोगों की वेलबींग के बारे में सोच रहे हो। इमीडिएट डेंजर्स क्या होता है? कहीं पे बाढ़ आ गई है, ठीक है, तो वहां से लोगों को बचाना, हमने सुना है ना NDRF की टीम पहुंच गई है, लोगों को बचा रही है। कहीं पे बाढ़ आ गई है या फिर कोई भी कुछ हो गया है, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग गिर गई है या कुछ भी हो गया है। ठीक है, अलग अलग फोर्सेस है, अलग अलग ग्रुप्स है जो ऐसे काम करते हैं। ठीक है, अलग अलग यूनिट्स बनी हुई है। इसके अलावा ये तो हो गया इमीडिएट डेंजर की, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं वॉर हो गई, कहीं कोई हमला हो गया, आग लग गई, वहां से लोगों को बचाना। एक होता है लॉन्ग टर्म वेलबींग, यानी कि यहाँ पे आप ध्यान देते हो कि कैसे एजुकेशन को बेटर किया जाए, हेल्थ को बेटर किया जाए, लोगों तक जो बेसिक नीड्स है, बेसिक मतलब कम से कम खाना तो लोगों तक पहुंचे, साफ पानी तो लोगों तक पहुंचे। ठीक है, ये होता है आपका जो लॉन्ग टर्म वेलबींग के लिए आप चीजें करते हो। ये होता है कुल मिला के ह्यूमन सिक्योरिटी। इसी से आप जुड़ी हुई चीजें देखेंगे। डायमेंशंस की बात करते हैं। सो डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी में पहली है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इकोनॉमिक सिक्योरिटी में आप लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हो फ्रॉम पॉवर्टी, यानी कि आप गरीबी से बचा रहे हो, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी से बचा रहे हो, यानी कि आप लोगों को यहाँ पे रोजगार दे रहे हो। साथ ही साथ यहाँ पे लोगों के पास एक्सेस है स्टेबल इनकम का, जॉब का और बेसिक नीड्स का। यह इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इकोनॉमिक सिक्योरिटी क्या होती है कि आपके घर में जो भी कमाने वाले हैं उनको एटलीस्ट ये श्योरिटी है कि भाई वो उनके पास एक नौकरी है जिससे उनके घर में खाना पीना आएगा, दवाइयाँ वगैरह आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों को जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, जॉब देना, स्टेबल इनकम देना, बेसिक नीड्स फुलफिल करना, इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना होता है। नेक्स्ट है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि भाई लोगों को यहाँ पे इनफ फूड मिले खाना खाने के लिए।
और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे एक्सेस भी होना चाहिए। साथ ही साथ हम यहाँ पे लोगों को बचाते हो हंगर और माल न्यूट्रिशन से। मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ पे सरकार कुछ ऐसा करे कि हर किसी की बैलेंस डाइट मेंटेन हो पाए, नहीं, बट एटलीस्ट कि सबके पास खाने का एक्सेस हो। अब भाई कहने को तो खाना तो हर जगह है, दिल्ली में बात कर लो तो इतना खाना है, इतना खाना है, लेकिन क्या हर किसी के पास एक्सेस है? क्या हर कोई ऐसा है कि जो पेट भर के सो रहा है? नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पेट भर के नहीं सो रहे हैं, इवन जो खाना ही नहीं खा पा रहे हैं, गरीबी की वजह से कह लो या फिर कोई भी अन्य कारण है, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है दैट एवरीवन शुड हैव इनफ फूड टू ईट एंड प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम हंगर एंड माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है हेल्थ सिक्योरिटी। हेल्थ सिक्योरिटी क्या है? यानी यहाँ पे लोगों के पास एक्सेस है किसका? हॉस्पिटल्स का, डॉक्टर्स, मेडिसिन। यानी कि आपने सिर्फ बिल्डिंग बना के नहीं छोड़ दी है, आपने हॉस्पिटल्स बनाए हैं, वहाँ पे अच्छे खासे वेल एजुकेटेड डॉक्टर्स हैं जो बहुत अच्छे से लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, वाकई में जो है वो बीमारियों को भी ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ पे मेडिसिन हैं, पता चले कि दवाइयाँ ही नहीं है ना, तो आप वहाँ पे मेडिसिन भी प्रोवाइड करा रहे हो, यहाँ पे आप लोगों को बीमारी से भी बचा रहे हो। इसका एग्जाम्पल हम कोविड-19 ले सकते हैं। व्हाट इफ अगर मोनार्की हो, राजतंत्र हो या फिर एरिस्टोक्रेसी हो, तो जो नॉबल्स हैं, जो लॉर्ड्स हैं, जो किंग्स हैं, वो तो कोई सेफ जगह जाके बैठ जाएंगे। कोविड-19 में अगर एरिस्टोक्रेसी होती तो जो लॉर्ड्स होते, ठीक है, या फिर जो पॉप होते हैं, जो क्राइस्ट होते हैं, जो एरिस्टोक्रेसी के अंदर रूल करते हैं, वो क्या करते? वो तो कोई सेफ जगह जाके बैठ जाते, क्योंकि उनके पास तो सारे रिसोर्सेज हैं, सारा मनी है, सब कुछ है, तो वो औरों के लिए क्यों काम करते? बट डेमोक्रेसी के अंदर हमने देखा है कि यहाँ पे क्योंकि लोगों ने ही सरकार को बनाया है, तो जो बनाया है, तो इसलिए जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल है, वो जवाबदेह है। और सिर्फ अकाउंटेबल ही नहीं, इंडिया में देखो तो जो गवर्नमेंट है उसने बहुत कुछ किया। बहुत कुछ का मतलब है यहाँ पे सबको वैक्सीन लगाई गई, ठीक है, वैक्सीन तो चलो मान लो बहुत बाकी देशों में भी लगे हैं, यहाँ पे हर किसी के घर तक दवाई पहुँचाई गई है। लाइक हमें भी कोविड हुआ था, हमारे आसपास के लोगों को, बहुत लोगों को कोविड हुआ था, तो यहाँ पे डेली जो आपकी क्या बोलते हैं उनको, शायद आंगनवाड़ी बोलते हैं या फिर कुछ और टर्म उनके लिए यूज़ की जाती है, मतलब डिस्पेंसरीज की तरफ से हर किसी के घर में ना इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए दवाइयाँ पहुँचाई जा रही थी, विटामिन सी की और सारी चीज़ें, और चेक किया जा रहा था, रूटीन चेकअप हो रहा था यहाँ पे कि किसी को कोविड तो नहीं है, और पहले था तो चला गया है ना, कोई और उनके कॉन्टैक्ट में तो नहीं आया, वैक्सीन लग गई, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों को हेल्थ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कराई जा रही है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल सिक्योरिटी। एनवायरमेंटल सिक्योरिटी होता है एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना, आपको क्लीन एयर और वाटर प्रोवाइड कराना, और आपको बचाना पोल्यूशन, डिफोरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज से। जैसे पहले के टाइम पे बच्चों की स्कूल की छुट्टी बढ़ा करती थी सर्दियों के टाइम पे कि भाई जनवरी में बहुत सर्दियाँ हैं, तो आपकी जो विंटर हॉलीडेज है उनको 15 डेज के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है। बट आज के टाइम पे ये नहीं बोलते कि 15 डेज के लिए हैवी जो है सर्दी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसकी वजह से, हैवी कोल्ड की वजह से आपको यहाँ पे आपकी जो वेकेशंस है उनको एक्सटेंड कर रहे हैं। जी नहीं, पोल्यूशन की वजह से एक्सटेंड किया जाता है कि भाई पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि लोगों को अस्थमा हो रहा है, छोटे बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बड़े बुजुर्ग को दिक्कत हो रही है, इसलिए छुट्टी बढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे पोल्यूशन ना हो, डिफोरेस्टेशन ना हो, साफ पानी मिले, साफ हवा मिले और आपको सेफ एनवायरनमेंट मिले, ये होता है एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सनल सिक्योरिटी। पर्सनल सिक्योरिटी के अंदर आता है आपको सेफ्टी प्रोवाइड कराना फ्रॉम फिजिकल वायलेंस, क्राइम्स एंड डोमेस्टिक अब्यूज़। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ ये भी है कि अगर आप रात को 2-2:30 बजे घर से निकलो और बोलो कि दिल्ली में तो सेफ्टी नहीं है, दिल्ली छोड़ो, मैं बात कर रही हूँ भारत के किसी भी कोने की, भाई यहाँ पे तो सेफ्टी नहीं है, तो वो थोड़ी अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि नॉर्मली अगर हम बात करें रूटीन टाइम के अंदर कि यहाँ पे आपको सेफ्टी प्रोवाइड कराना है, यानी कि आप देखो आपको हर थोड़ी दूरी पे पुलिस के बूथ दिखेंगे, पुलिस वाले खड़े हुए मिलेंगे, है ना। अब यहाँ पे कुछ लोगों का जो परसेप्शन है पुलिस को लेके वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है, कुछ पुलिस वाले हैं और कुछ पुलिस वाले नहीं, ऐसे तो हर जगह है। कुछ टीचर्स भी ऐसे हैं जो आजकल कुछ और ही पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन टीचिंग में भी अगर हम देखें तो एडटेक मार्केट जो है बहुत बड़ी है, लिटरली अब ये मार्केट बन चुका है, नॉलेज तो क्या ही है। तो मैंने देखा है कि काफ़ी जो टीचर्स हैं मतलब ऑफलाइन भी हैं जो बच्चों को टॉपिक से कुछ अलग ही पढ़ा रहे हैं, है ना। और ऐसे ही कुछ डॉक्टर्स भी हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा लूट मचा रखी है। आजकल स्कूल्स में ही देख लो 5-5 लाख रुपए फीस है, पता नहीं ऐसा बच्चे को क्या ही पढ़ा रहे हैं वो, राइट। तो पर्सनल सिक्योरिटी में यहाँ पे आपको सेफ्टी प्रोवाइड कराई जाती है। अगर पुलिस ना हो तो आप देखो कि आप क्या सेफ्टी आप फील करोगे। अगर अभी आपके घर में भी आपके साथ कोई कुछ बैड बिहेव कर रहा है, बाहर भी आपको कोई खतरा है, तो आपके पास एक ऑप्शन तो है कि आप अपने माँ बाप को बताओ या फिर आप पुलिस को बताओ जिससे आप बच सको।
व्हाट इफ पुलिस नहीं हो, फिर तो कोई बचाने वाला ही नहीं है ना, ठीक है। अगला है कम्युनिटी सिक्योरिटी, यानी कि लिविंग पीसफुली विद अदर्स इन सोसाइटी एंड प्रोटेक्टिंग पीपल फ्रॉम कम्युनल और एथनिक वायलेंस, यानी लोगों को यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना। कम्युनल और एथनिक वायलेंस, आपने देखा होगा कि पहले के टाइम पे जो भी ये रिलीजियस चीज़ें होती थी ना, मतलब फेस्टिवल्स होते थे, या फिर जैसे गणेश विसर्जन होता है, कावड़ यात्रा भी ये टाइम पे चल रही है, उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, या फिर आप कह दो कि जो मुस्लिम्स होते हैं उनमें भी काफ़ी चीज़ें होती है ना, ताजे निकलते हैं, है ना, मतलब हर रिलीजन में कुछ ना कुछ होता है। पहले के टाइम पे पुलिस सिक्योरिटी नहीं देती थी, आज के टाइम पे देखो तो अगर गणेश विसर्जन हो रहा है तो वहाँ पे भी हेवी ड्यूटी लगी होती है पुलिस वालों की, है ना। ताजे जा रहे हैं तो वहाँ पे भी जो मुस्लिम्स हैं उनके जो ताजे निकलते हैं वहाँ पे भी हेवी ड्यूटी होती है। सरदारों की भी अगर जैसे आते हैं मतलब चीज़ें, है ना, तो वहाँ पे भी पुलिस की सिक्योरिटी होती है। तो वो आपको सिक्योरिटी ही तो प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे कि वहाँ पे दंगे वगैरह ना हो, है ना, उसको बोलते हैं हम कम्युनल सिक्योरिटी, ठीक है। अब सारी चीज़ें इसके आसपास ही घूमती रहेंगी, ठीक है, ह्यूमन सिक्योरिटी और इन्हीं चीज़ों के आसपास, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे तो लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। फर्स्ट है कवर्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जैसे कि अभी हमने देखा कि वॉर से, हंगर से, डिजीज से, पॉवर्टी से, नेचुरल डिजास्टर से, हर चीज़ से आपको सेफ्टी प्रोवाइड कराना आता है ह्यूमन सिक्योरिटी के अंदर। नेक्स्ट है फोकस ऑन पीपल नॉट जस्ट स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स को कौन प्रोटेक्ट करता है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के अंदर पढ़ा है ना हमने। ह्यूमन सिक्योरिटी में तो एक इंडिविजुअल के वेलबींग को देखा जाता है, यानी कि इमीडिएट डेंजर से भी बचाया जाता है और लॉन्ग टर्म वेलबींग के बारे में भी देखा जाता है। नेक्स्ट है अप्लाइज टू एवरीवन एंड एवरीवेयर, यानी कि सिर्फ रिच कंट्रीज और पुअर कंट्रीज के अंदर ही आपको ह्यूमन सिक्योरिटी नहीं देखने को मिलेगा। ये जो कंसेप्ट है ये अप्लाई होता है हर जगह, अमीर देश में, गरीब देश में, डेवलप नेशन, डेवलपिंग नेशन, अंडर डेवलप नेशन, हर जगह पीस के टाइम पे और कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे ह्यूमन सिक्योरिटी को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। अगला है लॉन्ग टर्म एंड डेली प्रोटेक्शन, यानी कि ह्यूमन सिक्योरिटी का एम होता है आपको इमीडिएट सेफ्टी भी प्रोवाइड कराना और लॉन्ग टर्म एक अच्छी क्वालिटी, आप लाइफ की क्वालिटी देना, जिससे कि आप अच्छे टाइम तक अच्छी मतलब आपकी ज़िंदगी जाए। कैसे भाई, अगर आपके पास खाना है, आपके पास शेल्टर है, आपको साफ पानी पीने को मिल रहा है, आपको एक जगह रहने के लिए मिल रही है, आपके पास एक्सेस है एजुकेशन का, फूड का, है ना, आप तो आगे पढ़ रहे हो, आपको जॉब मिल रही है, तो क्या दिक्कत है, फिर तो हर चीज़ की सेफ्टी सिक्योरिटी है, ठीक है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंसेस ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। पहला प्रमोट पीस एंड स्टेबिलिटी, यानी कि ह्यूमन सिक्योरिटी में आपको पूरी तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाती है जहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत सेफ फील करते हैं सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, और जिससे जो सोसाइटी है वो भी काफ़ी पीसफुल और स्टेबल रहती है। नेक्स्ट है हेल्प इन डेवलपमेंट, यानी कि सिक्योरिटी इन हेल्थ, फूड एंड इनकम हेल्प्स पीपल ग्रो एंड सक्सीड। एक बात बताओ, अगर ह्यूमन सिक्योरिटी ना हो, यानी कि कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि कोई खा रहा है नहीं खा रहा, कोई पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, कोई नौकरी कर रहा है नहीं कर रहा, कोई टेररिज्म की तरफ जा रहा है, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की तरफ जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो फिर ये ह्यूमन सिक्योरिटी होती है क्या? नहीं ना, मतलब ह्यूमन सिक्योरिटी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो फिर क्या होगा, डेवलपमेंट भी वहाँ पे रुक जाएगी, है ना। अगर जो सरकार है वो सरकारी स्कूल ना बनाए, वो सरकारी हॉस्पिटल ना बनाए, सरकारी डिस्पेंसरीज ना हो, सरकारी बसें ना हो, तो हर कोई तो अफोर्ड नहीं कर पाएगा डेली वो मेट्रो में ट्रैवल कर सके, है ना, या डेली कैब कर सके, या प्राइवेट हॉस्पिटल्स जा सके, या क्या बोलते हैं प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ा सके, राइट। तो ह्यूमन सिक्योरिटी के अंदर क्योंकि जो सरकार है वो आपके लिए काम कर रही है, ह्यूमन सिक्योरिटी को इंश्योर कर रही है, तो फिर यहाँ पे आप हेल्थ, फूड, इनकम, ये सारी चीज़ें आपको भरपूर मिलती हैं और फिर आप ग्रो करते हो अपनी लाइफ में, ठीक है। प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, यानी कि इट इंश्योर्स पीपल लिव विद डिग्निटी, फ्रीडम एंड इक्वालिटी। नेक्स्ट है प्रिपेयर फॉर ग्लोबल चैलेंजेस, हेल्प्स टैकल प्रॉब्लम लाइक पेंडेमिक, क्लाइमेट चेंज एंड टेररिज्म। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब ह्यूमन सिक्योरिटी एज अ पीपल सेंटर्ड कंसेप्ट। अब आप कहोगे मैम पीपल सेंटर्ड कंसेप्ट, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन नहीं है, 2 क्वेश्चन जो पढ़ के आए हैं बिल्कुल वही लिखा हुआ है, कुछ अलग नहीं है। हमने अभी तक यही तो पढ़ा है कि भाई जो ह्यूमन सिक्योरिटी है वो क्या है, वहाँ पे अब एक इंडिविजुअल को ओवरऑल वेलबींग के ऊपर ध्यान दे रहे हैं उसकी, है ना, और हर तरीके की सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो इसी को तो कहते हैं पीपल सेंटर्ड कंसेप्ट। फिर भी हम एक बार इसको रीड करेंगे। फोकसेस ऑन इंडिविजुअल्स नॉट जस्ट कंट्रीज, यहाँ पे स्टेट या गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात की जा रही है लोगों की सेफ्टी के बारे में, वेलबींग ऑफ पीपल के बारे में।
लुक्स एट डेली लाइफ प्रॉब्लम, यानी कि ज़रूरी नहीं है ह्यूमन सिक्योरिटी में हम बड़े बड़े गोल्स लेके बैठे हैं कि हाँ आने वाले टाइम पे लोग ऐसे रहेंगे, नहीं, आप उनको इमीडिएट जो सोल्यूशंस है वो दे रहे हो, आप उनकी सेफ्टी को इंश्योर कर रहे हो, वो है ह्यूमन सिक्योरिटी, है ना। इट केयर्स अबाउट इशूज लाइक हंगर, हेल्थ, जॉब एंड सेफ्टी दैट अफेक्ट पीपल एवरी डे। नेक्स्ट है वैल्यूज, ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी, यानी कि ये इंश्योर करता है कि यहाँ पे आपको फ्रीडम मिल रही है, रिस्पेक्ट मिल रही है, एक अच्छी खासी ज़िंदगी आप जी रहे हो। भाई एक बात बताओ, आपको पता है आप पढ़ लिख रहे हो, खा पी रहे हो, बीमारी में दवाई ले रहे हो, अपने घर में रह रहे हो, सेफ्टी के लिए पुलिस है, कोर्ट है और दुनिया भर की चीज़ें हैं, तो वहाँ पे तो फिर कोई फियर नहीं है ना। फियर मैंने क्यों बोला, इसको लेके भी क्वेश्चन आता है, आगे पढ़ेंगे, राइट। अगला एम्पावर्स पीपल टू लिव सिक्योरली, इट हेल्प्स पीपल फील सेफ, मेक देयर ओन चॉइस एंड लिव विदाउट फियर। जब आप इंश्योर करते हो ह्यूमन सिक्योरिटी को तो फिर लोग सेफ फील करते हैं और वो अपनी लाइफ की चॉइसेस खुद ले सकते हैं और बिना किसी डर के जी सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ह्यूमन सिक्योरिटी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। अब वही वाली चीज़ है, कुछ नया नहीं पूछा इन्होंने। ह्यूमन सिक्योरिटी अगर आप इंश्योर करोगे तो डेवलपमेंट तो वैसे ही हो जाएगी ना, खाना मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, घर मिल रहा है, नौकरी मिल रही है, तो डेवलपमेंट हो तो रही है, राइट। अब देखते हैं कैसे इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे के ऊपर ये। फर्स्ट है बोथ फोकस ऑन पीपल्स वेलबींग, यानी कि ह्यूमन सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करता है एक इंडिविजुअल को थ्रेट से, किसी भी प्रकार के थ्रेट से। वहीं पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है और दोनों एक साथ मिलकर आपकी ज़िंदगी को बेटर बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी हेल्प्स डेवलपमेंट, यानी कि जब लोग सेफ फील करते हैं वायलेंस से, हंगर से, डिजीज से, तो वो पढ़ाई भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं और आगे ग्रो भी कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं कि दिल्ली में जो भी कुछ टाइम पहले दंगे हुए थे, अब आप ये बात बोला कि मैम बार बार दिल्ली का एग्जांपल क्यों, तो भाई आप अपने स्टेट्स का एग्जांपल भी कमेंट में बता सकते हो, ठीक है, और तो मैं नेक्स्ट टाइम वो ले लूँगी एग्जांपल, बट अभी दिल्ली का ले लेते हैं। दिल्ली में तो कुछ टाइम पहले दंगे हुए थे, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट साइड दिल्ली में। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जो बच्चे थे ना, वो न्यूज़ वगैरह में काफ़ी आ रहा था कि पढ़ नहीं पा रहे हैं, टेंशन है बच्चों के दिमाग में ना, काफ़ी टेंशन, तो क्या फियर था, नहीं पता ना कि कब कौन हमला कर देगा, कब कौन मार देगा, है ना। ऐसे ही जो लोग जॉब पे जा रहे हैं वो अपने घरों से नहीं निकल रहे थे, सब्जी लेने लोग नहीं जा रहे थे, सब अपने घरों के अंदर बंद थे कि घर से बाहर निकले और लड़ाई हो गई, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं किया जाता है, ह्यूमन सिक्योरिटी पे ध्यान नहीं दिया जाता है, तो लोग डर में जीते हैं और ग्रो नहीं कर पाते हैं। बट ह्यूमन सिक्योरिटी अगर अच्छे से इंश्योर की जाए तो फिर यहाँ पे आप स्टडी करते हो, वर्क करते हो और लाइफ में ग्रो करते हो, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट स्ट्रेंथन सिक्योरिटी, यानी कि गुड एजुकेशन, जॉब्स एंड हेल्थ केयर रिड्यूस पॉवर्टी एंड प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट, मेकिंग पीपल फील मोर सिक्योर। अब एक बात बताओ, आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप कुछ एक्टिविटीज़ में नहीं इन्वॉल्व हो, अच्छी मतलब है ना, सही एक्टिविटीज़ में, आप जॉब नहीं कर रहे हो, आप कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे हो, तो फिर आपका जो बोलते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, तो फिर आपका दिमाग भी शैतान का घर बन जाएगा, फिर आप भी उल्टी सीधी जगह जाओगे, चोरी चकारे में और इन सारी चीज़ों में, गवर्नमेंट को ब्लेम करोगे, फैमिली को ब्लेम करोगे, खुद को ब्लेम करोगे। अब यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, हो सकता है आप खुद को हार्म पहुंचाओ कि मैं तो अनसक्सेसफुल हूँ, लाइफ में कुछ किया ही नहीं है, लूज़र हूँ। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को ब्लेम करो, रूड हो जाओ, वायलेंस का सहारा लो, आप सोसाइटी को ब्लेम करो, समाज के लिए खतरा बनो, और इन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं, इन्हीं लोगों की बाट में बैठे रहते हैं कौन, जो टेररिस्ट ग्रुप होते हैं। उनको ऐसे तो लोग चाहिए जो खाली बैठे हैं, जिनका वो ब्रेन वॉश कर सकें और इस्तेमाल में ले सकें ह्यूमन सिक्योरिटी की धज्जियाँ उड़ाने के लिए। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन आएगा, ठीक है। सो अच्छी एजुकेशन मिल रही है, जॉब मिल रही है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होंगे, पॉवर्टी भी नहीं होगी और आप काफ़ी सिक्योर फील करोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। ये जो मैं एग्जांपल्स देती हूँ ना, वो सिर्फ मैं कंसेप्ट क्लियर करने के लिए देती हूँ, राइट। नेक्स्ट है वन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द अदर, यानी कि बिना डेवलपमेंट के पीपल स्टे वल्नरेबल एंड बिना सिक्योरिटी के डेवलपमेंट कैन नॉट सक्सीड। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते, बोथ मस्ट गो हैंड इन हैंड, यानी कि ह्यूमन सिक्योरिटी होगी तो ही डेवलपमेंट हो पाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डज पीस बिल्डिंग लेड टू ह्यूमन सिक्योरिटी। देखो शांति स्थापित कैसे ह्यूमन सिक्योरिटी को लीड करता है। पहला है स्टॉप वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जब शांति स्थापित की जाती है तो ऑटोमेटिकली जो वॉर और फाइट्स हैं उनको एंड कर दिया जाता है, ठीक है, या फिर कुछ केसेस में वॉर एंड होने के बाद ही शांति स्थापित की जाती है, ठीक है। हेल्पिंग पीपल लिव सेफली एंड विदाउट फियर, पीस बिल्डिंग का मतलब है कि वॉर और फाइट, कॉन्फ्लिक्ट, इन सबको ख़त्म करना,
साथ ही साथ लोगों को सेफ फील कराना ताकि लोग बिना डर के जी सके, बिना डर के रह सके। नेक्स्ट है बिल्ड्स ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन, यानी कि इट ब्रिंग्स पीपल, कम्युनिटीज, कंट्रीज टुगेदर, क्रिएटिंग हार्मनी एंड अंडरस्टैंडिंग। अब भाई देखो, इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे कितनी टेंशन रहती है ना, ऐसे ही चाइना के बॉर्डर पे कितनी टेंशन रहती है। अगर देश आपस में मिलके बातचीत कर लें, हालांकि जो दूसरे देश हैं वो बहुत ढीठ हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आप बातचीत कर लो नेगोशिएशंस के थ्रू, एग्रीमेंट्स के थ्रू, या कैसे ना कैसे बातचीत के जरिए चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लो, तो फिर यहाँ पे लोग डर में नहीं रहेंगे, है ना। हम लोग तो देखो, जो बच्चे बॉर्डर से जुड़ते हुए जगह पे रहते हैं ना, उन्हें ही पता है कि वॉर के टाइम पे या जब भी नॉर्मल भी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे होती रहती हैं, वो बच्चे वहाँ पे कैसे रहते हैं, क्योंकि हमें तो पता है कि हम यहाँ पे सेफ बैठे हुए हैं। ऑल्दो सेफ तो कोई भी कहीं भी नहीं है आज के टाइम पे, लोग अपने घर में सेफ नहीं है ना। समाज में तो क्या ही होंगे, देश में तो क्या ही होंगे, बट स्टिल देश में फिर भी बहुत सेफ्टी है। स्पेशली इंडिया की बात करें तो भाई बहुत ज़्यादा सेफ्टी यहाँ पे आपको मिल रही है, अगर आप एक तरीके से देखो तो। बट जो बच्चे बॉर्डर्स पे रहते हैं, जैसे मेरे पास कमेंट आते हैं, राजस्थान के भी बच्चे हैं और जम्मू कश्मीर के भी कुछ हैं जो बॉर्डर एरियाज में रहते हैं, तो उन बच्चों से पूछो कि कितना मुश्किल होता है वॉर के टाइम पे रहना। आपको नहीं पता कि कब कहाँ से अटैक हो जाए, कब क्या हो जाए, कब लाइफ खत्म हो जाए, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, पीस बिल्ड किया जाता है, शांति स्थापित की जाती है, तो सब लोग एक साथ रहते हैं, हार्मनी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, राइट, लोग सेफ फील करते हैं। अगला है सपोर्ट बेसिक नीड्स एंड राइट्स, यानी कि पीस बिल्डिंग हेल्प प्रोवाइड फूड, एजुकेशन, हेल्थ केयर, जॉब, ऑल पार्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। पीस बिल्डिंग होती है, शांति स्थापित होती है, जो बेसिक नीड्स और राइट्स हैं उनकी भी फुलफिलमेंट होती है, और सिक्योरिटी, ह्यूमन सिक्योरिटी वहाँ पे इंश्योर हो जाती है, मेंटेन कर ली जाती है। क्रिएट्स लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, यानी कि इट वर्क्स टू सॉल्व रूट प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी एंड इनजस्टिस सो दैट पीस एंड सिक्योरिटी लास्ट। अब पीस कोई टेम्पररी चीज़ नहीं है ना। एक तो हो गया कि आप लड़ाई के बाद पीस, शांति स्थापित कर रहे हो, जैसे यूएन भेजता है ना अपने फोर्सेस को, शांति स्थापित पीस कीपिंग फोर्स को, है ना। यूएन पीस कीपिंग फोर्स के लोग मतलब जाते हैं, फोर्स जाती है यहाँ पे, वॉर वगैरह, वॉर जोन्स होते हैं, उसके बाद शांति स्थापित करने, लोगों को डर के माहौल से बाहर निकालने, आगे बढ़ाने, राइट। तो यहाँ पे पीस बिल्डिंग का मतलब है कि आप तो रूट प्रॉब्लम है, आप उनको ही खत्म कर रहे हो, जिससे कि जो पीस और सिक्योरिटी है वो लास्ट रहे, वो लंबे समय तक रहे। ये नहीं है कि आज लड़ाई हुई, देखो दो तरीके के पीस होते हैं, एक है कि वॉर के बीच में सीज फायर हो गया, दोबारा वॉर कब हो जाए नहीं पता, और आजकल के टाइम पे तो सीज फायर पूछो ही मत कि कितना ही कारगर है। एक होता है कि आप बिल्कुल ही उस चीज़ को ख़त्म करके एग्रीमेंट कर रहे हो, यहाँ पे ठप्पा लग रहा है किसी चीज़ के ऊपर की, कागज़ के ऊपर की, भाई अब तो कोई फाइट करेगा ही नहीं, अब तो कोई वॉर में आगे पहला कदम बढ़ाएगा ही नहीं, और बढ़ाएगा तो दूसरा फिर उसको रोक देगा, या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो दो तरीके का यहाँ पे पीस है, तो हमें पीस बिल्डिंग में ध्यान देना है लॉन्ग टर्म की तरफ, जिससे लॉन्ग लास्ट पीस रह सके। अब ये फियर वाला क्वेश्चन जो मैंने भी बताया था, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ इज फ्रीडम फ्रॉम फियर डिफरेंट फ्रॉम फ्रीडम फ्रॉम वांट। कैसे जो फ्रीडम फ्रॉम फियर है वो अलग है फ्रीडम फ्रॉम वांट से, ठीक है। अब आसान भाषा में बताऊं तो फियर यहाँ पे वही आ गया, वॉर, क्राइम, इन सबसे बचना। वांट में आ गया तो बेसिक नीड्स हैं वो सब, ठीक है। फ्रीडम फ्रॉम फियर यानी कि फर्स्ट है मीन सेफ्टी फ्रॉम वायलेंस, यानी कि आपको यहाँ पे कोई डर नहीं है वॉर का, क्राइम का, टेररिज्म का, फिजिकल हार्म का, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन सिक्योरिटी को देखा जा रहा है, यानी कि इंश्योर की जा रही है। फोकस ऑन पर्सनल सिक्योरिटी, यानी कि यहाँ पे फ्रीडम फ्रॉम फियर का मतलब है लोग सेफ फील कर रहे हैं अपने घरों में, अपनी कम्युनिटी में, अपने कंट्री में, अपने देश में, अपने समाज में। प्रोटेक्ट्स ह्यूमन राइट्स, यहाँ पे कोई किसी को टॉर्चर नहीं कर रहा, कोई अब्यूज़ नहीं कर रहा, कोई किसी को किसी से डर नहीं है, इवन गवर्नमेंट का भी कोई डर वर कुछ भी नहीं है। अगला है ब्रिंग्स पीस ऑफ माइंड, यानी कि यहाँ पे लोग आराम से रह रहे हैं, दिमाग में शांति है, कोई डेंजर, कोई फियर, कोई खतरा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब जब आपको घर में, समाज में, देश में किसी भी चीज़ का कोई खतरा नहीं होता है, वॉर का, क्राइम का, अब्यूज़ का, हैरेसमेंट का, टेररिज्म का, फिजिकल हार्म का कोई खतरा नहीं होता है, तो हम उसको बोलते हैं फ्रीडम फ्रॉम फियर, डर से आज़ादी। एक होता है फ्रीडम फ्रॉम वांट, यानी कि जब आपको बेसिक नीड्स मिल रहे हैं, हर किसी के पास इनफ फूड है, क्लीन वाटर है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, शेल्टर है, ठीक है। लोग यहाँ पे पॉवर्टी, हंगर से सफ़र नहीं कर रहे हैं, लोगों को खाना मिल रहा है, लोगों को नौकरी मिल रही है, लोगों को रहने का घर मिल रहा है, पहनने के लिए कपड़े मिल रहे हैं, एजुकेशन का एक्सेस है, जॉब का एक्सेस है, लोगों एक अच्छी बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही है, एंड पीपल लिव वेल नॉट जस्ट सर्वाइव। एक होता है कि आप जिंदगी ना, कहते हैं क्या, आजकल किसी से पूछो ना ज़िंदगी कैसी चल रही है और क्या चल रहा है, तो लोग बोलते हैं बस ज़िंदगी काट रहे हैं, है ना। वो तो सर्वाइव करना कि ज़िंदगी कट रही है, एक होता है ज़िंदगी जी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हो, है ना, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो।
तो यहाँ पे वही है कि जब फ्रीडम फ्रॉम वांट होता है यानी कि आपको हर चीज़ मिलती है, पैसा नहीं, मतलब यहाँ पे खाना, ऑब्वियस ही बात है, पैसा होगा तो खाना भी आएगा, यानी कि जब आपको यहाँ पे इनफ फूड मिलता है, क्लीन वाटर मिलता है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, शेल्टर अवेलेबल है, एजुकेशन, जॉब, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, हर चीज़ का एक्सेस है, पॉजिटिव, राइट। तो फिर यहाँ पे लोग अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, क्रिटिकल एग्जामिन गांधीयन विजन ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। जैसे कि हम जानते हैं, गांधी जी बात करते हैं, फर्स्ट पॉइंट है फोकस ऑन नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, यानी कि गांधी जी का कहना है कि ट्रू सिक्योरिटी आती है पीस से यानी कि शांति से। वेपन्स, वॉर, वायलेंस का इस्तेमाल करके कभी भी आप शांति को अचीव नहीं कर सकते हो, पीस अचीव नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट है सेल्फ रिलायंस यानी कि स्वदेशी। ये कहते हैं कि विलेजेस शुड बी सेल्फ सफिशिएंट टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड डिपेंडेंसी, यानी कि जो स्पेशली जो विलेजेस हैं, जो रूरल एरियाज हैं, उनको ज़रूरत है सेल्फ सफिशिएंट होने की, जिससे कि पॉवर्टी खत्म हो और वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट भी ना रहें। नेक्स्ट है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी कि बेसिक नीड्स जो हैं, बेसिक नीड्स क्या होते हैं, खाना, कपड़ा और मकान, है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, यानी गांधी जी का विजन है ह्यूमन सिक्योरिटी को लेके कि जब भाई जो बेसिक नीड्स हैं, फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग, इसको आप फुलफिल कर रहे हो, हर कोई जी रहा है बढ़िया, तो ये ह्यूमन सिक्योरिटी के अंदर आता है। नेक्स्ट है सर्वोदय यानी कि वेलफेयर ऑफ ऑल, यानी कि सबका वेलफेयर करना है, बट शुरुआत करनी है पुअरेस्ट और वीकेस्ट से, है ना, और हर किसी को जस्टिस और इक्वालिटी मिले, सबको न्याय मिले और समानता के साथ आप देश को आगे बढ़ाओ, यही है ह्यूमन सिक्योरिटी। अब क्रिटिकल एग्जामिनेशन, अब पहले तो देखो काफ़ी ना आइडियलिस्टिक है, आइडियलिस्टिक हमें पता है ना, हम पहले पढ़ चुके हैं रियलिस्ट और आइडियलिस्ट क्या होता है। रियलिस्ट फोकस करते हैं इकोनॉमी, पावर के ऊपर, आइडियलिस्ट फोकस करते हैं मॉरल वैल्यूज़, पीस, नॉन वायलेंस, इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आइडियलिस्ट अप्रोच की बात हो रही है, तो जो गांधीयन आइडियाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मॉरल और पीसफुल है, बट आज के टाइम पे इतना ईजी नहीं है इसको अप्लाई करना हर जगह पे, है ना। यहाँ पूरी दुनिया देखो तो इस टाइम पे लड़ रही है एक दूसरे से, वहाँ पे जाके अगर हम शुरू हो जाएं कि नहीं भाई मॉरल वैल्यूज़ पे ध्यान दो, वैल्यूज़ पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो, है ना, तो ऐसे नहीं होगा। वो देश का रिएक्शन क्या होगा कि आप बीच में नहीं पड़े, है ना, इंटरफेरेंस नहीं करें, और इंडिया का भी करता भी नहीं है वैसे तो यहाँ पे इनका ये कहना है कि भाई गांधी जी के आइडियाज़ काफ़ी मॉरल और पीसफुल हैं, जो कि काफ़ी हार्ड टू अप्लाई हैं आज के टाइम पे, इतना ईजी नहीं है। इवन क्या होता है आज के टाइम पे, रोड पे एक्सीडेंट हो, कहीं भी हो, या फिर कोई आपस में लड़ रहा हो, तो कोई तीसरा जाके और वहाँ पे उसकी लड़ाई का फ़ायदा उठा के आ जाता है, ना कि कोई किसी की हेल्प करता है, और हेल्प करना भी चाहे तो वो दोनों लोग फिर उसको ही डांट के भगा देते हैं कि हमारा मैटर है, खुद देख लेंगे, है ना। अगला लिमिटेड मॉडर्न रेलिवेंस, यानी कि अगेन सेल्फ रिलायंस और विलेज इकोनॉमी, ये अर्बन पॉपुलेशन के लिए सूट नहीं करता, मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ में आप ये चीज़ नहीं ले सकते। आज के टाइम पे तो हर एक व्यक्ति हर किसी के ऊपर डिपेंडेंट है ना। अगर आप बोलो कि नहीं आप एक दिन बिना किसी से बात करे रह सकते हो, नहीं रह सकते। खाना चाहिए, अपने घर में किसी से बात करनी होगी, बाहर जॉब करते हो वहाँ बात करनी होगी, सब्जी लेनी है सब्जी वाले से बात करनी होगी, है ना। ऐसे तो नहीं कर सकते ना, जाके गूंगे बन के खड़े हो जाओ, सब्जी लो और पैसे रखो और आ जाओ, ऐसा तो नहीं हो सकता। सामान चाहिए, जनरल स्टोर जा रहे हो, वहाँ पे भी बात करनी पड़ेगी, तो डिपेंडेंसी है और सेल्फ रिलायंस पूरी तरीके से यहाँ पे नहीं काम करेगा। नेक्स्ट है लैक ऑफ फोकस ऑन ग्लोबल थ्रेट्स, यानी कि गांधी जी ने सिर्फ स्वदेशी के ऊपर, हिंसा के ऊपर ध्यान दिया, बट व्हाट अबाउट टेररिज्म, साइबर क्राइम एंड क्लाइमेट चेंज, इनके ऊपर तो उन्होंने बात ही नहीं करी, है ना। सोच के देखो कि आप टेररिस्ट को सामने पकड़ के और बिठा रहे हो और समझा रहे हो कि देखो मॉरल वैल्यूज़ पे ध्यान दो, लड़ाई वड़ाई में कुछ नहीं रखा, आगे बढ़ो, ये करो, वो क्यों सुनेगा आपकी, है ना। उसका काम नहीं है आपकी सुनना। तो ये गांधीयन आइडिया वहाँ पे आप नहीं अप्लाई कर सकते। साइबर क्राइम में आप क्या करोगे, कोई आपको फ़ोन कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, बदले में आप क्या कह रहे हो उसको कि भाई सुनो, कोई एक गाल पे आटा मारे तो दूसरा गाल आगे कर लेना, ये नहीं हो सकता, ठीक है। अगला है स्टिल स्पिरिचुअलिटी इंस्पायरिंग, लेकिन दो नॉट ऑलवेज प्रैक्टिकल, गांधी जी के आइडियाज़ हमेशा प्रैक्टिकल नहीं है, काफ़ी आइडियलिस्टिक है, बट स्टिल काफ़ी इंस्पायरिंग है गांधी जी के आइडियाज़, ठीक है। क्योंकि गांधी जी ने पहले जो स्ट्रगल्स हुए हैं, या सत्याग्रह की बात करें, पीसफुल रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें की बात करें, तो वो सभी गांधी जी ने पीसफुल तरीके से ही सॉर्ट किए हैं, सॉल्व किए हैं। और आज के टाइम पे भी बहुत सारे लोग पीसफुल मूवमेंट करते हैं, और करना भी चाहिए। क्यों तुम्हें प्रॉपर्टी का नुकसान करना है, लोगों को मारना पीटना है, उससे क्या ही मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, राइट अ नोट ऑन द फॉलोइंग, जेंडर डेवलपमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। अब देखो वापस से ना दोबारा से अब ये हेडलाइन पढ़ो, जेंडर डेवलपमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। ह्यूमन सिक्योरिटी हमें पता है, अब तक तो पता चल ही गया होगा क्या होता है, और जेंडर डेवलपमेंट हम जानते ही हैं, यहाँ पे विमेंस की बात हो रही है ना।
इक्वल राइट फॉर मेन एंड वीमेन, यानी कि ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब है कि यहाँ पे आप सबको सेफ्टी प्रोवाइड करा रहे हो, स्पेशली विमेन्स और गर्ल्स को। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम जेंडर बेस्ड वायलेंस, यानी कि यहाँ पे जो विमेन्स हैं उनको आप सेफ्टी प्रोवाइड करा रहे हो डोमेस्टिक वायलेंस से, हरासमेंट से, अब्यूज से। अब वो अब्यूज भले घर में हो, उनके जॉब प्लेस पे हो, पब्लिक प्लेसेस पे हो, कहीं भी हो, हर जगह पे उनको सेफ्टी प्रोवाइड कराना आता है ह्यूमन सिक्योरिटी और जेंडर डेवलपमेंट के अंदर। नेक्स्ट है एक्सेस टू एजुकेशन एंड जॉब्स, यानी कि जेंडर डेवलपमेंट का मतलब है आप विमेन्स को इक्वल चांस दे रहे हो एजुकेशन में, वर्क में, डिसीजन मेकिंग में। एंड एम्पावरिंग विमेन फॉर सेफ सोसाइटी, यानी कि आप विमेन्स को स्ट्रांग बना रहे हो, सेफ बना रहे हो, मतलब सेफ फील करा रहे हो और रिस्पेक्ट भी कर रहे हो, और एंड द होल सोसाइटी बिकम मोर पीसफुल सिक्योर, जैसे कि जो पूरा समाज है वो और पीसफुल बने और सिक्योर रहे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डू यू मीन बाय वायलेंस, एलैबोरेट इट्स वेरियस डायमेंशंस। वायलेंस क्या होता है? वायलेंस का मतलब होता है किसी को भी हार्म पहुंचाना, सोशली, इमोशनल डैमेज या फिर फिजिकली किसी को हर्ट करना, किसी को हार्म पहुंचाना, किसी के अंदर डर बिठाना, ये सब आता है वायलेंस के अंदर, राइट? सो वायलेंस मीन्स यूजिंग फिजिकल फोर्स और पावर टू हर्ट समवन, डैमेज समथिंग or cause fear and harm. It can happen in many ways, not just physically but also emotionally and socially. Various dimensions होती हैं। पहला है फिजिकल वायलेंस, यानी जब आप किसी को हर्ट कर रहे हो, आप किसी की बॉडी के ऊपर नुकसान पहुंचा रहे हो, उसको मार रहे हो, पीट रहे हो, चक्कू मार रहे हो, गोली मार रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो, तो ये होता है फिजिकल वायलेंस। ठीक है। साइकोलॉजिकल और इमोशनल वायलेंस होता है जब आप किसी के मन में डर बिठा रहे हो, स्ट्रेस दे रहे हो, इमोशनल पेन। एग्जाम्पल है थ्रेट, इंसल्ट, बुलिंग, कंट्रोलिंग बिहेवियर, यानी कि कुल मिला के सिंपल भाषा में ब्लैकमेलिंग। जब आप किसी को ब्लैकमेल कर रहे हो ना, तो आप उसका बिहेवियर कंट्रोल कर रहे हो। कैसे? आप किसी को 24 घंटे ब्लैकमेल कर रहे हो कि भाई मैं तेरे को हर जगह फॉलो कर रहा हूँ या फिर फॉलो कर रही हूँ, है ना? तो वो इंसान फिर डर में रहेगा, वो हंस के बात नहीं करेगा, हर अकेली जगह, मतलब अकेले किसी जगह पे जाएगा नहीं, है ना? क्योंकि दिमाग में आपने उसके बहुत ज़्यादा फियर बिठा दिया, स्ट्रेस दे दिया, डर बिठा दिया, इमोशनल पेन में आप उसको बुली कर रहे हो। तो ये होता है इमोशनल वायलेंस, साइकोलॉजिकल वायलेंस। नेक्स्ट होता है सेक्सुअल वायलेंस, यानी कि फोर्सिंग समवन इनटू सेक्सुअल एक्टिविटी विदाउट कंसेंट, बिना किसी के कंसेंट के आप किसी को फोर्स करते हो सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए, ये होता है सेक्सुअल वायलेंस के अंदर। एग्जांपल्स हैं रेप, सेक्सुअल हैरेसमेंट और एब्यूज। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल वायलेंस, यानी कि जब लॉ, सिस्टम और सोसाइटी जो है वो लोगों को हार्म करे, भले वो लोगों को रिसोर्सेज ना दे या फिर इक्वल राइट्स नहीं प्रोवाइड कराए, जैसे पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, कास्टिज्म, जेंडर इनक्वालिटी। यानी कि एग्जाम्पल ले लो यहाँ पे वर्ण सिस्टम का। ठीक है। वर्ण सिस्टम के अंदर क्या होता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्राज होते हैं, उसके बाद आपके दलित, अनटचेबल जिन्हें पहले कहा जाता था, तो उनको हर चीज़ का एक्सेस ना मिलना, उनको बैड तरीके से ट्रीट करना, तो ये सब कास्टिज्म के अंदर यहाँ पे आ जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिमिनेट करना है, जेंडर इनइक्वालिटी, मेन वीमेन के बीच में डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, इनजस्टिस, ये सारी चीज़ें, ये होता है स्ट्रक्चरल वायलेंस, जब स्ट्रक्चर में ही खराबी हो। ठीक है। अगला है कल्चरल वायलेंस, यानी कि व्हेन ट्रेडिशंस और बिलीफ सपोर्ट और जस्टिफाई वायलेंस, यानी कि जब किसी के ट्रेडिशन या किसी के बिलीफ सपोर्ट करें वायलेंस को, जस्टिफाई करें वायलेंस को, है ना? जैसे ऑनर किलिंग करना, चाइल्ड मैरिज करना, डाउरी सिस्टम करना। अभी बहुत ही रिसेंट का केस है, कल सुबह का ही मैं केस बताती हूँ। गुरुग्राम के अंदर एक बाप ने अपनी इतनी होनहार बेटी को मार दिया, अकॉर्डिंग टू जो भी अभी तक न्यूज़ वगैरह आई हैं। ठीक है। कि और क्यों मारा है? क्योंकि समाज वालों ने ये बोला कि बताओ कैसा बाप अपनी बेटी की कमाई खा रहा है। ठीक है। और वो स्पोर्ट्स में है और काफ़ी अच्छा उन्होंने किया, स्टेट के लिए भी मेडल्स लिए हैं, ट्रॉफीज़ लिए हैं, और अभी वो कोचिंग भी दे रही थी। तो उनको मार दिया सिर्फ किसके लिए? इसको आप कह सकते हो ऑनर किलिंग कह सकते हो, है ना? क्योंकि यहाँ पे आपने समाज या कल्चरल वायलेंस, यानी कि अपने समाज के ताने सुन के अपनी ही बेटी को मार दिया, राइट? या फिर चाइल्ड मैरिज और डाउरी सिस्टम, ये सब आता है कल्चरल वायलेंस के अंदर, जहाँ पे जो ट्रेडिशंस और बिलीव्स हैं वो वायलेंस का कारण बनते हैं, वो सपोर्ट करते हैं वायलेंस को। नेक्स्ट है डोमेस्टिक वायलेंस। डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है? जब आपके घर के अंदर आप सेफ फील नहीं कर रहे हो, आपका कोई फैमिली मेम्बर ही आप को मतलब वायलेंस क्रिएट कर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, आपको डैमेज पहुंचा रहा है। अब ये हो सकता है कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को मारे, कोई पेरेंट्स अपने बच्चों का अब्यूज़ करे, या फिर मैं अपनी तरफ से एड ऑन करना चाहूँगी जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है उसका रिवर्स, यानी कि एक वाइफ अपने हस्बैंड को मारे या फिर उसको परेशान करे। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे ये चीज़ें बहुत चल रही है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल वायलेंस। वायलेंस रिलेटेड टू पॉलिटिक्स और पावर स्ट्रगल्स। अब यहाँ पे पॉलिटिकल वायलेंस होता है
देखो पॉलिटिकल वायलेंस में ना पॉलिटिकल पार्टीज बहुत इन्वॉल्व होती हैं, रिट्स हो, दंगे हों, टेररिज्म को हटा के रिट्स या दंगे की बात कर रही हूँ, या पुलिस ब्रुटैलिटी, तो ये सारी चीज़ों के अंदर कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स या पावर स्ट्रगल है उसी का खेल है, राइट। इकोनॉमिक वायलेंस यानी कि जब आप लोगों के पैसे ले रहे हो, उनके जॉब खा रहे हो, आप उनको कंट्रोल कर रहे हो, लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हो, ये होता है इकोनॉमिक वायलेंस। यानी कि आप किसी को फेयर वेजेस नहीं दे रहे। भाई आप पावरफुल हो, ठीक है, आपने किसी गरीब को बुलाया, पूरे दिन उससे काम करवाया और उसके बाद आपने उसको पैसे भी नहीं दिए और डांट कर गाली दे के भगा दिया, वो तो गरीब है, वो क्या ही कर सकता है। आपके पास पावर है, आपके पास पैसा है, आपका नाम है, आपकी चलती है, तो आप तो कुछ भी कर सकते हो। तो ये होता है इकोनॉमिक वायलेंस। फोर्सिंग समवन इनटू बॉन्डेड लेबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एंड स्ट्रक्चरल वायलेंस। अब नाम से पता चल रहा है डायरेक्ट वायलेंस, आप डायरेक्ट किसी को हार्म पहुंचा रहे हो। स्ट्रक्चरल वायलेंस अभी हमने जो पढ़ा था, जो स्ट्रक्चर में ही आपके खराबी है, आपके नहीं मतलब समाज के। डायरेक्ट वायलेंस क्या होता है, क्लियरली सीन होता है, डायरेक्टली आप देख सकते हो कि हाँ भाई यहाँ पे किसी ना किसी को मारा गया है। फिजिकली हार्म यानी कि अगर किसी को मारा पीटा गया है तो आप देख सकते हो, अगर किसी बच्चे को चांटा मारा है तो आप देख सकते हो ना कि उसके गाल पे निशान है, वहाँ पे किसी को हर्ट किया गया है, फिजिकल हार्म पहुंचाया गया है। हैज़ अ विजिबल अटैकर, यहाँ पे जो अटैकर है आप उसको देख सकते हो। हैपन सडनली, तो यहाँ पे अचानक से हो सकता है डायरेक्ट वायलेंस, फाइट हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, या मर्डर हो सकता है, या आप किसी को असॉल्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल, अ पर्सन इज बीटन ऑन द स्ट्रीट, रोड पे कोई किसी को मार रहा है तो फिर वो डायरेक्ट वायलेंस है, भाई लोगों को दिख रहा है कौन किसको मार रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल वायलेंस हिडन इन द सिस्टम, यानी कि इट हैपेंस टू अनफेयर रूल्स एंड लॉज। जब अनफेयर रूल्स और लॉज होते हैं तो ये होता है स्ट्रक्चरल वायलेंस के अंदर। नो डायरेक्ट फिजिकल हार्म बट कॉजेज सफरिंग। स्ट्रक्चरल वायलेंस में आप सफ़र कर रहे हो चीज़ें से, रोज़ आप ऑफिस जा रहे हो और देख रहे हो कि चीज़ें किस तरीके से आपके अगेंस्ट में जा रही हैं, लेकिन कोई डायरेक्ट फिजिकल हार्म नहीं है, तो आप कैसे ब्लेम करोगे, है ना। नो सिंगल अटैकर, यहाँ पे पूरा सिस्टम या पूरी सोसाइटी ही रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर मैं बात करूँ पहले के टाइम पे विमेंस और दलित्स के साथ जो ट्रीटमेंट होता था, वो समाज में ही, वो स्ट्रक्चरल वायलेंस में ही आएगा, वो पूरी समाज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई एक इंसान नहीं। हैपेंस ओवर टाइम, ये स्लोली लोगों को हार्म पहुंचाता है। अभी कुछ भी हो सकता है, लैक ऑफ एक्सेस, लोगों के पास एक्सेस ना हो एजुकेशन वगैरह का, इनइक्वालिटी या पॉवर्टी, स्ट्रक्चर में ही खराबी है। एग्जाम्पल क्या है, अ पुअर चाइल्ड कैन नॉट गो टू स्कूल बिकॉज द सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड गुड एजुकेशन इन देयर एरिया। सरकार ने सरकारी स्कूल बनाए लेकिन टीचर नहीं बनाए मतलब टीचर नहीं रखे उस स्कूल के अंदर, या फिर कह दो कि ढंग से वो उसको रेगुलेट नहीं किया जा रहा, कोई प्रिंसिपल नहीं है, कोई मॉनिटर करने के लिए नहीं है, वो लोकेशन अच्छी नहीं है, वहाँ पे पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो खाली बिल्डिंग बना के छोड़ दी, तो ये भी स्ट्रक्चरल वायलेंस ही है, क्योंकि आपने दिखाने के लिए बिल्डिंग बना दी बट आप वहाँ पे टीचर्स नहीं भेज रहे हो, आप पानी वगैरह का ध्यान नहीं रख रहे हो, है ना। तो जो गरीब बच्चा इस आस में बैठा था कि हाँ भाई मैंने ये देखा है, यहाँ पे सरकार स्कूल बना रही है, कल को मैं इसमें पढ़ूंगा, वो नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चरल वायलेंस है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द वेरियस कॉजेज ऑफ टेररिज्म। वेरियस कॉजेज ऑफ टेररिज्म आर पॉलिटिकल रीजंस। अब देखो कुछ क्या क्या कारण हो सकते हैं, कुछ कारण देखते हैं किन वजह से टेररिज्म बढ़ता जा रहा है या होता है, क्या इसके पीछे के कारण है। पहला है पॉलिटिकल रीजन, यानी कि जब लोग इग्नोर्ड फील करते हैं, ऑप्रेस्ड उनको किया जाता है या लोगों का अनफेयर ट्रीट किया जाता है, तो फिर वो वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं अपनी डिमांड्स को रखने के लिए, ठीक है। अगला नक्सलाइट मूवमेंट में भी हमने ये पढ़ा था कि जब लोगों को अपनी आइडेंटिटी को लेकर खतरा होता है, लैंग्वेज को लेकर खतरा होता है, अपने लोगों को लेकर खतरा होता है, अपनी ज़मीन को लेकर खतरा होता है, तब वो वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं अपनी डिमांड को रखने के लिए। नेक्स्ट है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। लोग इस्तेमाल करते हैं धर्म को, रिलीजन का मिसयूज़ करते हैं हेट स्प्रेड करने के लिए और वायलेंस स्प्रेड करने के लिए, एंड दे रॉन्गली बिलीव वायलेंस इज़ अ होली ड्यूटी। और उनका मानना है कि वायलेंस एक होली ड्यूटी है ना। तो ये होता है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म, जिसकी वजह से आतंकवाद देखने को मिलता है। मेरे को लगता है ये एक फॉरमोस्ट और मेन कॉज है। नेक्स्ट है सोशल इनजस्टिस, यानी कि पॉवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, लैक ऑफ एजुकेशन। इन चीज़ों की वजह से भी आप होपलेस फील करते हो। देखा है ना कि मैंने देखा है कि कुछ बच्चे जो होते हैं जो ऐसे नशे वशे करते हैं, कोई जाके उनसे इंटरव्यू करता है कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो क्या बोलते हैं, गरीब है, खाने को खाना नहीं है,
और पढ़ाई लिखाई के लिए हमारे पास एक्सेस नहीं है, हम लोग बीमार भी रहते हैं, सब रहते हैं, तो हम क्या करें, तो फिर वो इन गलत चीज़ों में चले जाते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। बहुत सारे और भी तरीके हैं, आप आगे बढ़ सकते हो। आजकल तो सरकार वैसे भी बहुत सारी स्कीम्स लेके आ रही है यार, है ना। तो टेररिस्ट, अभी जो टेररिस्ट ग्रुप होते हैं ना, वो इन लोगों की बाट में होते हैं। वो देखते हैं कि कौन इतना खाली बैठा है, जिसका जो दिमाग है शैतान का घर बन चुका है, फिर उसको ये ब्रेन वॉश कर देते हैं। अगला एथनिक और कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जब अलग अलग कम्युनिटीज, कास्ट और ट्राइब्स के बीच में क्लैश होता है तो फिर हमें वायलेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट है फॉरेन इंटरफेरेंस, यानी कि जब दूसरी जो देश हैं, दूसरी कंट्रीज हैं, किसी और देश के अंदर इंटरफेयर करती हैं, इंटरवीन करती हैं, तभी भी हमें वॉर जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट है रिवेंज एंड हेट्रेड। पर्सनल और ग्रुप रिवेंज फॉर ओल्डियर अटैक्स और लॉसेस कैन मोटिवेट टेररिज्म। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब कोई यहाँ पे लेके बैठ जाए कि भाई बताओ इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा क्यों हुआ था, हिंदू मुस्लिम अलग क्यों हुए थे, क्योंकि हर चीज़ अलग है, बिल्कुल ऑपोजिट है ये। तो अभी भी फिर जो लोग अच्छे खासे अपना काम भी कर रहे होंगे ना, वो भी सोचेंगे कि हाँ वैसे क्या तो सही रहा था, अलग तो हैं, तो कहीं ना कहीं डिफरेंसेस आ जाएंगे और दोबारा से ऐसी वॉर जैसी या कॉन्फ्लिक्ट क्लैश जैसी सिचुएशंस बन जाएंगी। तो रिवेंज और हेट्रेड भी एक कारण है टेररिज्म का। वीक लॉ एंड ऑर्डर, भाई देखो पुअर पुलिस और वीक गवर्नमेंट, है ना, ये चीज़ टेररिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं कि सरकार ध्यान नहीं दे रही, पुलिस भी ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लोग भी ज़्यादा अवेयर नहीं है, तो फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम अटैक कर सकते हैं। लैक ऑफ सिक्योरिटी अलाउ देम टू ग्रो, और यहाँ पे सिक्योरिटी कम होती है इसीलिए वो ग्रो करते हैं। और मेरे को ऐसा लगता है अगर टेररिज्म से हटके भी हम देखें तो इंडिया के अंदर मुझे वैसा लगने लगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप भी अपना पर्सनल ओपिनियन दे सकते हो, क्योंकि भाई आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, ठीक है, आप आर्ट्स के इन द सेंस आप आर्ट एंड क्राफ्ट के स्टूडेंट नहीं हो जो सिर्फ वीडियो देखोगे सुनोगे जाके पेपर में पास हो जाओगे। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट किया है फॉर एनी रीज़न, प्रोफेसर बनना है, पीएचडी करनी है, या यूपीएससी करना है, या बुक लिखनी है, कुछ भी, तो आपको अपने ओपिनियंस रखने चाहिए। मेरा यहाँ पे ये पर्सनल ओपिनियन है वीक लॉ एंड ऑर्डर को लेके, टेररिज्म से थोड़ा हटके है, कि इंडिया के अंदर मेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए भी लॉज और राइट्स बनने चाहिए। पिछले 2 से 3 साल के अंदर इतनी ज़्यादा अनफेयर तरीके से आप बोल सकते हो कि ख़राब प्रैक्टिसेस हमें देखने को मिल रही हैं। या फिर देखो तो जो हस्बैंड है उनकी वाइफ है उनको मार रही है, मैं 1-2 केसेस की बात नहीं कर रही, ऐसे हज़ारों की गिनती में केस है जो हमें पता भी नहीं है, हर राज्य के अंदर ही देखने को मिल रहा है। और ये तो चलो एक बात है, प्लस वो जो ये काम कर रही हैं वो खुले आराम से घूम रहे हैं, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, ट्रिप्स मार रहे हैं, है ना। आप थोड़ा मॉनिटर करो चीज़ों को, सिर्फ न्यूज़ में देख लेना कि अच्छा इसने अपने हस्बैंड को मार दिया, नहीं, इसके आगे भी चीज़ें हैं। यानी कि जो हमारा लॉ है, हमारा जो कानून है, वो इतना वीक है कि वो हमारे देश के मेंस को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। कोई नेगेटिव कमेंट नहीं करेगा, मैंने यहाँ पे अपना ओपिनियन दिया है, आपको भी अपना ओपिनियन ज़रूर देना चाहिए। अगला है प्रोपेगेंडा एंड ब्रेन वॉशिंग, यानी जो टेररिस्ट ग्रुप होते हैं वो यहाँ पे फॉल्स मैसेजेस और वीडियोस का इस्तेमाल करते हैं लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए और ब्रेन वॉश करने के लिए। और वैसे भी आज के टाइम पे तो एआई का टाइम है, तो फिर आप किसी को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो, है ना, यहाँ पे ब्लैकमेल भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सो दे शो वायलेंस एज अ वे टू बिकम अ हीरो और गेन रिस्पेक्ट। और ये चीज़ देखो कहीं ना कहीं मूवीज़ और कार्टून से देखने को मिली है, सुपरमैन, बैटमैन, और चलो वो छोड़ो, सुपरमैन बैटमैन छोड़ो, अब मैं बात कर रही हूँ इंडियन मूवीज़ की बात कर लो। मैं बाहर तो किसी देश पे जा ही नहीं रही, मैं अपने देश के बारे में बात कर रही हूँ। हीरो कौन होता है? कभी ऐसा दिखाया है किसी मूवी में कि कोई हीरो है वो अपना पूजा पाठ कर रहा है, चैरिटी का काम कर रहा है, या फिर वो लोगों के लिए भले का कुछ काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है, एक अच्छा कैरेक्टर है, अपना काम कर रहा है, ज़िंदगी से मतलब रख रहा है? जी नहीं। हीरो का मतलब क्या दिखाया जाता है? जो आए और एक साथ 100 लोगों को मार दे, जिसके एक थप्पड़ में दूसरे के मुंह से खून निकल जाए, जिसके ज़मीन पे पैर रखते हैं गाड़ियाँ उड़ जाए, ये हीरो दिखाया जाता है। तो लोगों के मन में भी ये होता है कि हाँ, वायलेंस का यूज़ हीरो कर सकता है, हीरो के पास राइट है ना, क्योंकि वो तो न्याय के लिए लड़ रहा है, ठीक है। तो लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है, पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। टेररिज्म का मतलब ये नहीं है कि हाथ पे बंदूक लेके चल दिए लोगों को मारने, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और वो सारी चीज़ें अभी हमने पढ़ ली हैं किस किस तरीके से, क्या क्या चीज़ें जो हमें प्रमोट करती हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड ग्लोबल वार्मिंग, हाउ डज इट अफेक्ट ह्यूमन सिक्योरिटी। पहला है डेवलपमेंट यूज़
मोर रिसोर्सेज, यानी कि जब देखो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप होंगी, व्हीकल्स बहुत ज़्यादा होंगी, बिल्डिंग्स ज़्यादा बनेंगी, तो उनको एनर्जी भी चाहिए काम वाम करने के लिए, आगे चलने के लिए, और उसके लिए कोयल, ऑयल, गैस, इन सब का इस्तेमाल होगा, यानी पॉल्यूशन होगा और ग्लोबल वार्मिंग होगी, लोग बीमार होंगे और ह्यूमन सिक्योरिटी में जो हेल्थ वाला फैक्टर था वो गया। अगला है कटिंग ट्रीज फॉर ग्रोथ। आप रोड्स बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए, फार्मिंग के लिए फॉरेस्ट को काटते हो, तो उससे क्या होगा, पेड़ कम रहेंगे और CO2 एब्जॉर्ब भी कम होगी, जिसकी वजह से वार्मिंग ज़्यादा होगी, है ना। अब खुद ही देखो, आपने मेट्रो, अब आपको लगेगा मैम हमेशा मेट्रो का एग्जाम्पल क्यों देते हो, तो कोई भी और एग्जाम्पल ले लो चलो, कि डेवलपमेंट के नाम पे सारे पेड़ काट दिए गए और उसके बाद यहाँ पे बहुत बड़ी कोई मॉल बना दिया बहुत बड़ा। क्या फ़ायदा उस मॉल में जाने का अगर आपको वहाँ पे फिर जाके सांस नहीं आ रही है, तो मास्क लगा के ऐसे बैठना पड़ रहा है, तो है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये चीज़ें काफ़ी आपस में रिलेट करती हैं कि पेड़ वेड़ काटोगे, रोड्स, बिल्डिंग, फार्मिंग, डेवलपमेंट करोगे, तो उससे फिर ग्लोबल वार्मिंग भी होगी, इसलिए रिस्पॉन्सिबल तरीके से या ग्रीन वेज से डेवलपमेंट को करना चाहिए, डेवलप करनी चाहिए चीज़ें। नेक्स्ट है मोर फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स। जैसे जैसे देश डेवलप होता रहता है, फैक्ट्रीज ज़्यादा बढ़ती रहती हैं, कार्स बढ़ती रहती हैं। इवन आज के टाइम पे तो देखो, किसी घर में गाड़ी चलाने वाला एक आदमी है या लेडी है और 3-3 4-4 गाड़ियाँ रखी हुई हैं, है ना। तो उससे भी क्या होता है, पोल्यूशन होता है और अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। अगर आप देख लो पहले के टाइम पे, मैंने सुना है कि दिल्ली में पहले बर्फ़ पड़ती थी एक टाइम पे, मुझे तो नहीं पता खैर, लेकिन मैंने अपने टाइम पे, मतलब कुछ टाइम से, अब से पहले भी, आज से 4-5 साल पहले भी देखा है कि 6 महीने तो नहीं, खैर 4 महीने सर्दी होती थी और रेस्ट ऑफ द टाइम समर्स देखने को मिलते थे या रेनी सीजन वगैरह वगैरह, है ना। बट आज के टाइम पे तो देखो, दिसंबर एंड में कुछ सर्दी शुरू होती है और फेब स्टार्ट में ख़त्म, पूरे साल सिर्फ गर्मी रहती है। क्यों हो रहा है, पोल्यूशन की वजह से तो हो रहा है। अनस्टेबल डेवलपमेंट, यानी कि व्हेन डेवलपमेंट इग्नोर्स द एनवायरनमेंट इट बिकम्स हार्मफुल। जब आप डेवलपमेंट की तरफ इतना ध्यान देते हो कि आप इन्वायरमेंट को हार्म कर देते हो, तो फिर ये हार्मफुल बन जाता है, काफ़ी हार्मफुल हो जाता है और इट कॉजेज क्लाइमेट चेंज, और फिर सूखा पड़ता है, क्लाइमेट चेंज होता है, बाढ़ आती है, हीट वेव्स चलती है और लोग बीमार होना शुरू हो जाते हैं या मर भी जाते हैं। नेक्स्ट है फूड इनसिक्योरिटी। फूड इनसिक्योरिटी में क्या होगा, भी पोल्यूशन बढ़ेगा या आप जो भी सॉइल की फर्टिलिटी है वो सब ख़त्म कर दोगे, पेड़ वगैरह काट के और सब कुछ, तो फिर आप क्रॉप कैसे ही ग्रो कर पाओगे, क्या ही खाओगे पियोगे। और मान लो उसमें भी क्योंकि आपने पेड़ वेड़ तो काट दिए, तो क्या होगा, बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है, तो उससे क्रॉप डैमेज तो हो नहीं है, जिसकी वजह से खाना कम उग पाएगा, मतलब फूड की प्रोडक्शन कम होगी और प्राइस ज़्यादा हाई होंगे और पुअर लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और भूख के कारण मर जाएंगे। नेक्स्ट है हेल्थ प्रॉब्लम्स, यानी हीट वेव्स, डर्टी एयर और स्प्रेडिंग डिजीज़। ये चीज़ें लोगों को बीमार बनाती हैं और ये तभी होता है जब आप डेवलपमेंट के लिए एनवायरनमेंट को इग्नोर करते हो। और फिर क्या होता है, लोग सफ़र करते हैं अस्थमा से, डिहाइड्रेशन से और इन्फेक्शन से। हेल्थ प्रॉब्लम की बात करूँ, पहले के टाइम पे छोटे बच्चों की जो वेकेशंस होती थी, विंटर वेकेशंस, उनको एक्सटेंड किया जाता था कि 15 दिन तक छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं, वेकेशंस को एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, बच्चे बीमार हो सकते हैं हैवी कोल्ड की वजह से। बट अब क्या होता है, पोल्यूशन की वजह से छुट्टी बढ़ा दी जाती है कि भाई पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, बच्चों को घर पे रखो। छोटे छोटे बच्चों को भी अस्थमा हो रहा है भाई, इन्फेक्शन तो रहता ही है खैर पोल्यूशन की वजह से सबको। नेक्स्ट है वाटर शॉर्टेज, यानी कि आपको पता है गंगोत्री ग्लेशियर की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, इतनी तेज़ी से मेल्ट हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कि अगर यही स्पीड रही ना, तो आने वाले टाइम पे देख लो कि फ्रेश वाटर ख़त्म हो जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर ख़त्म हो जाएगा, राइट। और क्योंकि मैं गंगोत्री ग्लेशियर की बात कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो हमारी होली रिवर है, राइट, मैं गंगा मैया की बात कर रही हूँ, जो हमारी होली रिवर है वो भी एक टाइम पे आके सूख जाएगी। तो इसलिए पानी को बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ किया करो, ठीक है। मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड ड्राई रिवर्स रिड्यूस ड्रिंकिंग वाटर, दिस कैन लेड टू कॉन्फ्लिक्ट ओवर वाटर, ठीक है। तो बहुत रिस्पॉन्सिबल यूज़ किया करो पानी का। अब देखो, आप हर चीज़ के लिए ना सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, डेवलपमेंट की वजह से ये सब हो रहा है, या फिर पानी क्यों इतना गंदा हो रहा है। आप खुद भी तो देखो कि आप पानी सेव कर रहे हो, क्या आप कूड़ा कम फैला रहे हो, है ना, क्या आप पोल्यूशन कम कर रहे हो। नेक्स्ट है लॉस ऑफ होम्स एंड जॉब्स, यानी कि जब बाढ़ आती है, आंधी तूफान आते हैं, पेड़ वेड़ तो काट दिए ना, तो पेड़ वेड़ तो पानी को सोख लेते हैं वहाँ पे, या बाढ़ से भी आपको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पेड़ वेड़ तो है नहीं, तो क्या होगा,
लोगों के घर जो समुद्र किनारे होते हैं, हाई और राइजिंग सी वेव्स की वजह से लोगों के घर टूट जाएंगे, ठीक है। और लोगों को फिर अपना घर होते हुए, सब कुछ होते हुए एक रिफ्यूजी की तरह रहना पड़ेगा, और रिफ्यूजी की तरह रहेंगे तो पहले तरीके से तो खाना वाना मिलेगा नहीं, लाइफ में ग्रो कर नहीं पाएंगे, और वहीं पे लाइफ फुल स्टॉप हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपने पूरी देखी हो, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो फिर हमारी मेंबरशिप जो कि बहुत ही रीजनेबल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ हमें सुपर थैंक्स भी बेच सकते हो। और इन अगेन जो एग्जाम्पल्स मैं देती हूँ वो सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के लिए होते हैं, कि मैं नहीं चाहती कोई ऑफेंड हो या फिर कोई कुछ भी नेगेटिव फैलाए, ठीक है। आप भी अपने कमेंट्स लिख सकते हो, आप अपने ओपिनियंस कमेंट्स में लिख सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बी स्टडी योर टेक।